दे नहीं रखी है इन्होंने, इन्होंने सिर्फ इतना दे रखा है कि इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये चार्ज जो है वो इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला जो चार्ज है ये इसको रिपेल कर रहा है। तो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन the charges A and B, between the charges A and B, हाँ जी आ जाओ, force of repulsion between the charges A and B, तो A and B के बीच में जो force of repulsion है वो कितना है, वो इन्होंने दे रखा है 2.0 into 10 की पावर -5 न्यूटन, 2.0 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन ये दे रखा है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फॉर्मूला एक ही होता है, क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 और Q2 ना लिखकर Q क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलरली चार्ज हैं, सिमिलर और आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो Q/r² इज इक्वल टू 2.0 पर 2 ही लिख दो बस, 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ बस, यहाँ लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r² इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। देखिए है क्या कि अच्छा थोड़ा बहुत इसका कूलम्स लॉ का आइडिया है। ठीक है, तो अभी कूलम्स लॉ के मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं और नोट्स मैंने अभी शेयर कर रखे हैं, तो क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों नोट्स में है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ उसको। तो अब आप ये देखिएगा, और फिजिक्स में ना मोस्टली हम ऐसे ही करेंगे कि क्वेश्चंस में लिखूंगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चंस जो है ना वो काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो वो आपके लिए भी लिखना और मेरे लिए भी लिखना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, तो पहले से पहले ही नोट्स आपके पास रहेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो आप अब इसमें इन्होंने ये दे रखा है कि ये एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, तो उन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन है। तो फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा, Q², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/r² इज इक्वल टू दिस। ना Q की वैल्यू है ना R की वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मेरे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। अभी उसको भी नहीं डाल रहे हैं, हमने सिर्फ इतना निकाल कर छोड़ दिया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है इन्होंने। आगे है, a third identical uncharged sphere capital C is touched to A, then placed at the midpoint between A and B. Calculate the net electrostatic force on C. तो अब क्या है कि जैसा हमने पहले भी देखा था कि एक, अब क्या है जो अगला केस, जो नया केस है, तो यहाँ लिख लीजिए न्यू केस। न्यू केस में क्या है कि यहाँ पर एक चार्ज A था, इसकी वैल्यू थी Q, ठीक है, और इधर एक चार्ज था B, इसकी वैल्यू भी Q थी। अब क्या है कि एक थर्ड चार्ज जो है, A को ऐसे बोल दीजिए, ऐसे B वाले चार्ज को ऐसे बोल दीजिए, एक थर्ड चार्ज है C, उसको इसके साथ टच कर दिया जाता है, और ये थर्ड चार्ज जो है ये इनिशियली जो है ये 0 पर था, अनचार्ज था। अनचार्ज का मतलब क्या है कि इस पर चार्ज कितना था, 0 था। तो हम ये कहेंगे कि जब दोनों को टच कर दिया गया तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, व्हेन A is touched with C, जब A को और C को, इन दोनों को जब टच कर दिया जाएगा तो चार्जेस will redistribute
इक्वली, तो चार्जेस इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होंगे वो देखिएगा, दोनों चार्जेस का एवरेज ले लिया जाएगा तो Q प्लस 0/2, तो चार्जेस ऑन A and C will be, चार्जेस ऑन A and C will be, A पर और C पर चार्जेस कितने हो जाएंगे फिर Q प्लस 0/2, दोनों का एवरेज यानी कि Q/2। और उसके बाद टच करने के बाद में जितना रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में फिर क्या करा जाता है, इस चार्ज C को इसके बीच में रख दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B, मिड पॉइंट। तो यहाँ लिखिएगा फाइनली चार्ज C is placed at the midpoint of A and B। तो A यहाँ पर है, C यहाँ पर है और B यहाँ पर है। तो A पर चार्ज कितना हो गया अब Q/2, C पर चार्ज कितना हो गया Q/2, B से तो कोई लेना देना नहीं, B पर तो शुरुआत में भी चार्ज Q ही था, है ना, तो B पर चार्ज वही रहेगा Q। अच्छा, मिड पॉइंट पर रख दिया जाता है, तो A और B के बीच में डिस्टेंस कितना था R, तो A और C क्योंकि मिड पॉइंट पर रख दिया जाता है तो A और C के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा R/2, और इसी तरह से C और B के बीच में डिस्टेंस कितना रह जाएगा R/2, ये हो गया। अच्छा अब ये पूछ रहे हैं क्या KW की लाइट उसमें लेफ्ट से राइट चलेगी, ठीक है? अच्छा बैठ तो चलिए, तो अब इसको बीच में रख दिया गया, मिड पॉइंट पर रख दिया गया। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको लास्ट में उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर शुरुआत में बोला कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव वाला था तो ये भी पॉजिटिव वाला रहा होगा, ठीक है। और C के बारे में ये बोला गया था कि C जो है वो अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब उसकी वैल्यू 0 कूलम थी। तो जब उसका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये प्लस का Q/2 आ गया C पर भी, तो ये भी प्लस का ही हो गया, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों चार्जेस पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अच्छा, अब जब तीनों के तीनों चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव हैं तो ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होगी। अच्छा, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A is equal to 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 Q2, Q1 कितना है यहाँ पर Q/2 और Q2 कितना है, ये भी Q/2। तो Q1 Q2 अपॉन R², R² कितना है R/2, R/2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। उसके बाद बता दीजिए, आगे मैं चलता हूँ। जैसे ये 1/4πε0 है, ठीक है, और Q/2 इंटू Q/2 क्या हो जाएगा Q²/4। सिमिलरली R/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा R²/4। तो जब मेरे पास न्यूमरेटर में भी एक रैशनल टर्म है, रैशनल टर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में भी रैशनल टर्म है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1/4πε0 Q²/R², 1/4πε0 Q²/R², ये आ गया, ठीक है। अच्छा,
1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब साथ में ना मुझे इसकी डायरेक्शन और लिखनी है। मैं यहाँ पर डायरेक्शन लिखूंगा, सी पर लगने वाला फोर्स देख रहा हूँ मैं, तो सी बेचारा चुपचाप बीच में बैठा हुआ है, तो सी पर लगने वाला फोर्स क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। तो कहाँ डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग ए सी, अलोंग ए सी, ए से सी की तरफ पुश वाली फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो यहाँ लिख दीजिएगा अलोंग ए सी। अलोंग ए सी लिखते ही हमारे पास डायरेक्शन है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं कहूँगा कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये तो ए की वजह से हो गया। अब मैं बोलूँगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब ये बी भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और ये जो फोर्स लगी है इसको मैं ये बोल सकता हूँ अलोंग ए सी, इसको ये कह सकते हैं 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। और यहाँ लिख लीजिएगा अलोंग ए सी, और रीजन में लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। समझ गए? इक्वेशन 1 में हमने यही लिखकर छोड़ा था 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। ये था। उसके बाद क्या करेंगे? फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, तो सी पर लगने वाली फोर्स बी की वजह से वो क्या हो जाएगी? 1/4πε0। ठीक। अब कौन कौन से चार्जेस हैं? Q और Q/2। तो Q1 Q2 मतलब Q और Q/2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R/2। तो R/2 का स्क्वायर 1/4πε0 Q × Q कितना हो गया? Q स्क्वायर अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में R² अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? सबसे ऊपर वाला टर्म, जब ऊपर भी रैशनल टर्म है और नीचे भी रैशनल टर्म है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। 1/4πε0 would remain as it is। तो Q स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया? 4Q स्क्वायर, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ये हो गया 2R स्क्वायर। तो 2 1 × 2, 2 2 × 4, तो ये हो गया 1/4πε0 2Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन लिखिएगा इसकी, क्योंकि फोर्स किस पर लग रही है? मैं सी पर निकाल रहा हूँ फोर्स, तो सी कैसी फोर्स महसूस करेगा? फिर से पुश वाली फोर्स। अब बी वाला जो चार्ज है वो इसको पुश कर रहा है, तो अब फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया? बी से सी की तरफ, तो अलोंग बी सी। यहाँ लिख दीजिए अलोंग बी सी। और ये लिखने के बाद में मेरे पास वैल्यू किस चीज़ की है? 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इस 2 को अलग लिख लीजिए। ये हो जाएगा 2 × 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अलोंग बी सी, अलोंग बी सी। तो ये हो गया 2 × इसकी वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁵। तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन अलोंग BC। 4 × 10⁻⁵ न्यूटन अलोंग BC। अब ये बताइए कि C तो यहाँ पर है, A और B के अलावा तो कोई चार्ज नहीं है। जब A और B के अलावा कोई चार्ज नहीं है तो हमारे पास टोटल फोर्स यही होगी। तो C पर लगने वाला फोर्स A की वजह से इतना आ गया, C पर लगने वाला फोर्स B की वजह से इतना आ गया, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन ऐड कैसे करा जाएगा? ऐड करते टाइम हम ये देखेंगे कि ऐड किस डायरेक्शन में होना है। तो हम हमेशा ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पर बीच में खड़ा, मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ और मैं एक आइडियल एक ऑब्जेक्ट हूँ, एक नॉन लिविंग थिंग समझ लीजिए। तो हम बीच में खड़े हुए हैं, मेरे को एक बंदा पीछे 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है, पीछे से आगे की तरफ पुश करता है, और एक बंदा आगे से लगाता है 4 न्यूटन की फोर्स। ठीक है। तो अब आप वैसे ही कॉमन सेंस से बता दो कि मेरा मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस तरफ होगा, क्योंकि एक बंदा ऐसे लगा रहा है फोर्स 10 न्यूटन का और एक बंदा ऐसे लगा रहा है 4 न्यूटन का। तो इफेक्टिवली 10 - 4 यानी कि 6 न्यूटन से मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, मैं ये देखूंगा कि फोर्स ज़्यादा वाली कौन सी है। तो आप ये देखिए, एक फोर्स तो ये लग रही है इधर A से C की तरफ, वो कितनी है? 2 × 10⁻⁵। और एक फोर्स ऐसे लग रही है, वो कितनी है? 4 × 10⁻⁵। तो ऑब्वियसली अलोंग BC मतलब इधर वाली फोर्स ज़्यादा है। ठीक है। तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी? इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गए भाई? 4 × 10⁻⁵ इस डायरेक्शन में लग रहा है,
और 2 इंटू ये तो हो गया 4 इंटू 10 की पावर -5 और ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -5। तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्टिवली वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, सर अलॉन्ग AC और अलॉन्ग BC को I कैप और माइनस I कैप लिख सकते हैं। आई कैप और माइनस आई कैप ये दे नहीं रखा कि ये एक्स एक्सिस है या कौन सी एक्सिस है। अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा हो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तब उसको आई कैप लेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस दे रखा हो तो जे कैप लेंगे। तो कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना है चीज़ को, ठीक है। देयरफॉर नेट फोर्स on charge C is equal to 4 into 10 की पावर -5 minus 2 into 10 की पावर -5 along BC और 4 minus 2 कितना हो गया 2 into 10 की पावर -5 न्यूटन along BC। फाइनली इसका आंसर ये है। तो हमें चार्ज की भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर ना तो हमें चार्ज की ज़रूरत होती ना हमें उसके डिस्टेंस की ज़रूरत होती कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, फिर भी हम फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला देखेंगे पेज नंबर 14 पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है, टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। तो पेज नंबर 14 वाला देखिए, टू आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम r फ्रॉम ईच अदर, केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। एक चार्ज को मान लिया A है और एक चार्ज को मान लिया B है ना, और इस चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q, इस वाले चार्ज की वैल्यू भी कैपिटल Q, एंड दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। उसके बाद a third charge small q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. All the three charges are in equilibrium. On the a third charge small q is placed on the line joining the two charges. तो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर, वो ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई स्ट्रेट लाइन। वो इस स्ट्रेट लाइन पर बीच में कोई एक चार्ज रख दिया जाता है स्मॉल क्यू। अब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि वो जो चार्ज सी है वो कहाँ पर रखा जाता है, वो चार्ज रखा जाता है उसके मिड पॉइंट पर। अब यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं रखा, बोला इन्होंने बोला ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो इसको तीसरे चार्ज को मैंने सी बोल दिया, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एक्स मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को हमने स्मॉल एक्स मान लिया। अब वो बोल रहे हैं a third charge q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो शांति से तो बैठ नहीं सकते ना ये, ठीक है। क्या होगा, ये दूर को चला जाएगा कहीं, ठीक। तो स्टेबल ही नहीं रह सकता, एक दूसरे के साथ में स्टेबल ही नहीं रह सकते। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये जो चार्जेस हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों के तीनों यहीं के यहीं रुके रहेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज स्मॉल क्यू। मुझे मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू की वैल्यू बतानी है। और दूसरा कि इसका साइन बताना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और तीसरा क्या बोल रहे हैं, पोजीशन ऑफ द चार्ज, यानी कि कितने डिस्टेंस पर है ये बताना। तो इसको करेंगे हम let the third charge C, let the third charge C with value small q be
placed with value small q be placed at a distance small x from a से स्मॉल x पर उसको रख दिया जाता है, ठीक है। फॉर all the three charges to be in equilibrium that is at rest. इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में है, शांति से बैठे हुए, मूव नहीं कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। फॉर ऑल द थ्री चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम दैट इज एट रेस्ट, फोर्स ऑन C due to A must be equal to force on C due to B. एक चीज उन्होंने पहले ही बोल दी क्वेश्चन में कि टू आइडेंटिकल चार्जेस, तो वही आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब क्या है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों चार्जेस का साइन भी सेम होगा। तो साइन अगर सेम है तो मान लीजिए कि दोनों का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये भी इसको पुश करेगा और ये भी इसको पुश करेगा। जब दोनों ही इसको पुश कर रहे हैं तो ये जितना पुश कर रहा है और ये रेस्ट में है, ये हिल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक बंदा 5 न्यूटन की फोर्स आगे से लगा रहा है, एक पीछे से लगा रहा है, तो मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ आराम से। तो वही चीज़ है कि ये जितनी फोर्स लगा रहा है इस पर, उतनी ही फोर्स ये लगा रहा है, तो ये चुपचाप रेस्ट में है। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में है, ठीक है। तो इसी वजह से फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स का फॉर्मूला ये कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ड्यू टू ए 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x² इज इक्वल टू, अब इसके और इसके बीच में 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q, और ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा? पूरा तो r है, इतना x है, तो ये कितना बचेगा? r माइनस x। तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितना? r माइनस x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। तो अब क्या करेंगे? 1/4πε0 कैंसिल, कैपिटल Q स्मॉल q ये भी कैंसिल। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? 1/x², और राइट हैंड साइड में क्या बचा? 1/r माइनस x², क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो r माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² × 1 इज इक्वल टू x², ठीक है। एक्सपैंड करिए, r² प्लस x² माइनस 2rx इज इक्वल टू x² से x² कट गया, ठीक है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल r दे रखा है, कैपिटल Q दे रखा है, तो हमारा जो रिजल्ट है वो कैपिटल Q और स्मॉल r की टर्म्स में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? -2rx इज इक्वल टू -r², नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, एक r से एक r कट गया, x इज इक्वल टू r/2, x इज इक्वल टू r/2। तो जो इन्होंने पूछा था मैग्नीट्यूड बताना है, साइन बताना है और पोजीशन बतानी है, तो इसका मतलब पोजीशन तो आ गई कि उसको कितनी दूरी पर रखा जाए, यहाँ से x डिस्टेंस पर रखा जाए, दैट x इज इक्वल टू r/2। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिख लीजिए, ये तो आ गया पोजीशन, ठीक है, ये तो पोजीशन आ गया। उसके बाद मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं। अब आप ये देखिएगा कि तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम पर रहना है, ठीक है। जब तीनों चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रहना है तो उसमें क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है, अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है, दोनों तो सिमिलर दे रखे हैं इनको, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस A and B are identical charges, say
since A and B are identical, A and B are identical charges, ये हमको आइडेंटिकल चार्जेस दे रखे हैं। तो अगर मैं A की बात करूं, तो A जो है B जो है वो A को रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, B A को रिपेल कर रहा होगा। सो B must be repelling A। तो पहली चीज तो ये हो गई कि B जो है वो A को रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर आइडेंटिकल चार्जेस हमको दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि जो ये B है ये A को रिपेल कर रहा होगा। अब हमने करी तीसरे चार्ज की बात। अगर मान लो ये भी पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए कि ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव हो गया, मुझे तो इसका अभी मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड तो मैं नहीं निकाल पाया। तो अगर ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव हो गया तो भाई ये भी इसको रिपेल करेगा, फिर ए रुक कैसे पाएगा यहाँ पर? ये तो नहीं रुक पाएगा, फिर नहीं समझे भाई। ये जो थर्ड चार्ज है ये बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है। शुरुआत क्वेश्चन की कैसे होती है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर। तो ये तो इसको रिपेल कर रहा है, तो अब अगर मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो ये भी इसको रिपेल करने लगेगा। तो दोनों ही चार्जेस अगर इसको रिपेल कर रहे हैं तो ए इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, ए चला जाएगा फिर यहाँ से, ठीक है। तो ये उसको भगा रहा है तो ये उसको रोकेगा कि भाई तुम रुक जाओ, ये उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब जो ये सी है, इस सी पर जो फोर्स ये जो सी है ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी मस्ट बी रिपेलिंग ए। सो for A to remain in equilibrium, for A to remain in equilibrium, C must have to attract A, ठीक है। सो साइन ऑफ सी विल बी, मैं नेगेटिव ना बोलकर कुछ और बोलूंगा, मैं बोलूंगा विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ ए एंड बी। अपोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर ए और बी दोनों का चार्ज नेगेटिव है तो सी का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, सी का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों का दोनों इनका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, और अगर इन दोनों का नेगेटिव है तो सी का पॉजिटिव, ये हो जाएगा। तो ये हमारा साइन हो गया। साइन के बाद फिर मैग्नीट्यूड की बात करी जाएगी। अब देखिएगा मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे? बी ए पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, हमने देखा अभी कि बी मस्ट बी रिपेलिंग ए। तो बी जो है वो ए पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन का, ठीक है। तो ये जो सी है, ये सी उसको रोके ताकि ये रुका रहे यहाँ पर, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको? 10 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा, अट्रैक्टिव लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये फोर्स बिटवीन बी एंड ए must be equal to force between C and A. तो repulsive force between B and A must be equal to attractive force between C and A. तो इन दोनों के बीच का अगर फोर्स सेम हो जाएगा तभी जाकर वो रुक पाएगा, नहीं तो रुकेगा। समझ गए? तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, हमें अब मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने क्या क्या निकाला? पोजीशन निकाल लिया, फिर साइन निकाल लिया। साइन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ लिया कि भाई एक उसको रिपेल कर रहा है तो दूसरा उसको अट्रैक्ट करेगा, तभी रुक पाएगा, नहीं तो रुकेगा नहीं। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो ये फिर से वही है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन between B and A must be equal to force of attraction between C and A. Force of attraction
C and A। कैसे होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन B एंड A, तो B और A क्या क्या चार्जेस हैं? कैपिटल Q 1/4πε0 कैपिटल Q, और B और A के बीच में डिस्टेंस कितना? स्मॉल r² इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन C एंड A। तो C और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? x²। अभी आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि अच्छा Q और Q तो दोनों सिमिलर थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया, तो ये जब नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस लेना चाहिए था ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस टाइम पोजीशन और साइन दोनों निकाल चुका हूँ, मैं इस टाइम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, साइन से मतलब नहीं है उस दौरान। समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा 1/4πε0 1/4πε0 कट गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, और अब मेरे पास इधर कितना बचा? कैपिटल Q अपॉन r² इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन स्मॉल x की वैल्यू कितनी है? r/2। तो r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? कैपिटल Q अपॉन r² इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन r²/4। ये हो गया। ठीक है। अब क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो स्मॉल q इंटू स्मॉल r² इज इक्वल टू कैपिटल Q इंटू स्मॉल r² अपॉन 4। स्मॉल r² से स्मॉल r² कैंसिल आउट हो गया, मुझे तो स्मॉल q की वैल्यू निकालनी थी, क्या आ गई? Q अपॉन 4। स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q अपॉन 4 आ गई। तो Q क्योंकि मेरे को गिवन है, तो इस वजह से मेरा रिजल्ट अगर Q की टर्म्स में आता है तो वो पूरी तरह से सही है। यहाँ लिख दीजिएगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पर लिख दो मैग्नीट्यूड। ठीक है। बस 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ, अभी आगे कंटिन्यू कराता हूँ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए जी, अगला देखिएगा। पेज नंबर 15 पर आ जाओ। पेज नंबर 15 पर है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज वैल्यूज कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस स्मॉल x।
2 point charges of charge values capital Q and small q are placed at distances small x and small x by 2 respectively from a third charge of value 4q, 4 small q. All charges being in the same straight line, calculate the magnitude and nature of charge capital Q such that the net force experienced by the charge small q is 0. देखिएगा, इन्होंने कहा 2 point charges of charge values capital Q and small q. तो अगला जो है तो दो चार्जेस दे रखे हैं, कैपिटल क्यू है एक की वैल्यू स्मॉल क्यू है. दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेस स्मॉल एक्स एंड स्मॉल एक्स बाई 2 फ्रॉम अ थर्ड चार्ज ऑफ वैल्यू 4q. तो 4q से डिस्टेंस निकालना है. तो एक तो मान लो ये चार्ज A है, इसको तो मान लो क्या दे रखी है वैल्यू 4q दे रखी है. तो कैपिटल Q यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो इसको मान लो B और ये हो गया कैपिटल Q. इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से और यहाँ तक वाला, इसका डिस्टेंस कितना है x. अच्छा, और जो दूसरा एक तीसरा चार्ज है उसको मान लो C और ये x by 2 बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है इससे, ये इससे x by 2 के डिस्टेंस पर है और इसकी वैल्यू है 2 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q. एक तो कैपिटल Q हो गया और एक हो गया स्मॉल q. इसकी वैल्यू दे रखी है स्मॉल q. Respectively from a third charge of value 4q, all charges being in the same straight line, सारे के सारे same straight line में, calculate the magnitude and nature of charge q such that the net force experienced by the charge small q is 0. ठीक है. तो अब आप ये देखिएगा कि इस पर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वो 0 होनी चाहिए. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल Q. तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका नेचर निकालना है. नेचर मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो निकालना है. सच दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज स्मॉल q, कि यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड है वो 0 होनी चाहिए. ठीक है. वैल्यू किसकी निकालनी है, इस वाले चार्ज की निकालनी है, मतलब कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है. और इस पर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस है दैट मस्ट बी 0. तो इसका मतलब क्या है, इस पर लगने वाली फोर्स निकाल लो. इस पर फोर्स कौन सी लगेगी, एक तो 4q इस पर कौन सी फोर्स लगा रहा है और एक ये इस पर कितनी फोर्स लगा रहा है. वो जो दोनों फोर्सेस हैं वो दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, वो दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए. तो जब इक्वल होंगी तो ऑब्वियसली कि इस पर एक इधर से फोर्स लगा रहा है ऐसे, एक इधर से फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो तो 0 ही हो जाएगी ना, नेट फोर्स 0 हो जाएगी. ठीक है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर नेट फोर्स ऑन चार्ज C, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, दैट इज Q. चार्ज C पोजीशन पर जो चार्ज है वो Q है, दैट इज Q टू बी 0, फोर्स ऑन C due to A must be equal to force on C due to B. ठीक है. इस पर फोर्स जो है नेट फोर्स 0 होनी चाहिए. वैल्यू इसकी निकालनी है कैपिटल Q की. ठीक है. तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, तो A की वजह से C पर फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब 4q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर. R यानी कि डिस्टेंस कितना है x by 2, x by 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अब इसके और इसके बीच में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन, अब ये वाला डिस्टेंस भी तो x by 2 ही बचेगा, x by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट और Q से Q कैंसिल आउट. मुझे तो कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है.
एक्स बाई टू का होल स्क्वायर से एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 4 स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 4 स्मॉल क्यू, यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीट्यूड बता दीजिए भाई, मैग्नीट्यूड क्या होगा। कुछ भी मेरे को ऐसा नहीं दे रखा है कि कोई सिमिलर चार्ज है या कोई अनलाइक चार्जेस है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो है इन्होंने इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप ये कह सकते हैं कि अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, मान लीजिए हमारा ये वाला चार्ज जो है 4q, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो आप कहेंगे कि ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और मैं इसको क्या बोलूँगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों को पॉजिटिव बोलूँगा। मतलब यहाँ पर साइन का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, क्यों नहीं है वो सुन लीजिए जरा। आप ये देखिएगा कि ये कैपिटल क्यू है और ये प्लस का 4q है। ठीक है, ये इसको रिपल कर देगा, ये इसको रिपल कर देगा। अच्छा, अब ये वाला जो है एक काम कर सकते हैं, इसको नेगेटिव कर दो बस, इसको नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये वाला क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें तो इसके चार्ज की वैल्यू बतानी है, साइन बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। आपकी मर्जी है, आप कहोगे मैं तो इसको नेगेटिव करूँगा तो इसको नेगेटिव करो, इसको नेगेटिव करो, फिर इसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, और इन्होंने आपसे ये पूछा है कि जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई दिस है, इस पर जो नेट फोर्स लगेगी दैट मस्ट बी जीरो, दैट मस्ट बी जीरो, दैट मस्ट बी जीरो। तो इसकी तो हमसे वैल्यू पूछी ही नहीं गई है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी कोई वैल्यू नहीं पूछी गई। तो हम ये कह सकते हैं, फिर इसको भी तो पॉजिटिव बोला जा सकता है, बताओ। ठीक है, हमसे ये नहीं कहा गया कि ये रुके यहाँ पर या ये रुके, उन्होंने बोला बस इस पर लगने वाली फोर्स जीरो होनी चाहिए। समझ गया मेरी बात। अगर ये बोला जाता कि ऑल थ्री चार्जेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, तब मैं बोलता कि ये इसको रिपेल कर रहा है तो इसको अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। वो बोला ही नहीं है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन आप पढ़ लीजिए, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने 4q के बराबर, अब नेचर बताना है। तो नेचर किसका बताना है, इसी का बताना है ना। तो बस आप ये कह दीजिए साइन ऑफ कैपिटल Q कैन बी either positive और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा, यहाँ लिखिएगा इफ पॉजिटिव then all charges must be positive. If negative, then all charges must be negative. मेरी बात समझ गए आप? उस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, क्योंकि वहां पर यह कहा गया था कि ऑल थ्री चार्जेस मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। उससे मतलब नहीं है, यहाँ तो बस इस बीच वाले से मतलब है कि भाई ये बीच वाला जो है इस पर कोई फोर्स ना लग जाए, इस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो फिर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी इक्वल फोर्स से इसको रिपेल करेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो इन दोनों को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो इन दोनों को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, या तो सारे नेगेटिव या फिर सारे पॉजिटिव। पूछा सिर्फ ये वाला जा रहा था हमसे, तो क्यू की वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी। क्लियर है? ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? अगर इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, आप ये समझ लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, जिसमें पोजीशन, मैग्नीट्यूड और साइन निकाला जाता है। तो कूलम्स लॉ अकेला नहीं आएगा, हमेशा याद रखना कि कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ सिर्फ 1 नंबर की डेरिवेशन होगी, उसके साथ में न्यूमेरिकल चिपका कर दिया जाएगा। ये जो न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे हैं ना,
इन सब के साथ में ए पार्ट और बी पार्ट में ये क्वेश्चंस थे। ए पार्ट में ये लिखा हुआ था प्रूव कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक, या अट्रैक्शन, ये लिखा हुआ आया था और उसके साथ में फिर ये क्वेश्चन दे दिया गया था। तो 1 नंबर का वो और साथ में 3 या 4 नंबर का, इट डिपेंड्स कि कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा, कूलम्स लॉ अकेला नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अगला है कंपेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो जैसे हमने एक टॉपिक इसमें पहले भी करा था कि हमने चार्ज को और मास को, हमने उन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखा था। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन का मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको बतानी होंगी और कुछ डिफरेंसेस बताने होंगे। तो पहले तो सिमिलैरिटीज़ देख लीजिए, ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। पहली सिमिलैरिटी, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो वैसे तो 12th क्लास में 11th क्लास वाली कोई भी चीज़ नहीं आती, लेकिन बस एक चीज़, जैसे इस चैप्टर में कहीं पर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत आएगा तो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। आपको यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद हों। बस एक याद रख लेना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो फॉर्मूला क्या था, कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर तो इसको FG बोल देंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ऑल द चार्जेस, ऑल द बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। कोई भी बॉडी है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट ही करेगी, रिपेल नहीं करेगी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो अब कंपैरिजन फोर्स में करा जा रहा है, किसी और चीज में नहीं। चार्ज में और मास में पहले कर चुके हैं, अब फोर्स में करा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर ये K क्या है, ये हम देख ही चुके हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अब आगे देखिए, बोथ फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि वो इनवर्स स्क्वायर रूल फॉलो करती हैं दोनों फोर्सेस। पहला पॉइंट ये है, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड सिमिलैरिटी देखिए, बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस और चार्जेस। दोनों ही फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स है या तो वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वो या फिर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया। उसके बाद थर्ड देखिए, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। तो दोनों की दोनों जो फोर्सेस हैं वो सेंट्रल फोर्सेस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो चार्जेस के बीच में, तो वो उसको सीधी लाइन में अपनी तरफ खींचेगा। ये नहीं कि भाई मैं तेरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा हूँ, जहाँ पर घूम के आना है घूम के आ जा। तो ऐसा नहीं है, वो इधर उधर से दुनिया भर से घूम कर आएगा, ठीक है, आना तेरे को मेरे पास ही है, नहीं, ये नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेंगे आप, तो इसका मतलब वो बिल्कुल सीधी लाइन में ही उसके पास आएगा, सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और सेम चीज आपका जो है ग्रेविटेशन भी लगता है। तो दोनों के दोनों जो है दे आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं। दो हो गए, पहला था कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, दूसरा दोनों की दोनों सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। तीसरा देखिएगा, अच्छा दूसरा था आपका प्रोडक्ट ऑफ मासेस या चार्जेस के बराबर। तीसरा ये था कि सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। चौथा देखिए, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट इज द वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा पाथ आप फॉलो करके आएंगे। तो दोनों की दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें। सिमिलैरिटीज का ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा है, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। वैक्यूम में भी दोनों फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। वो फेदर वाला और कॉइन वाला एक्सपेरिमेंट कि वैक्यूम बना दिया गया दो ग्लास चैम्बर्स में, और फिर एक जगह कॉइन ड्रॉप करा गया और एक जगह फेदर ड्रॉप करा गया, तो दोनों सेम टाइम में नीचे आकर, गैलीलियो ने करा था ये, तो दोनों सेम टाइम में नीचे आकर गिरते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वैक्यूम में भी ये दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैक्यूम में फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, समझ गए। वैक्यूम मतलब जहाँ पर कोई गैस वगैरह नहीं होती। अच्छा जी, पेज नंबर 16 पर आ जाइए आप अपने नोट्स में। डिससिमिलैरिटीज़। डिससिमिलैरिटीज़ मतलब दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्सेस अट्रैक्टिव, वेयरएज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। उसके बाद सेकंड देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम, वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करेगा ही नहीं। कैसे? अगर हम बिल्डिंग से किसी चीज़ को नीचे गिरा दें तो भी वो ज़मीन पर आकर गिरेगी, ठीक है।
और स्विमिंग पूल है, यानी कि अब मीडियम क्या हो गया, पानी हो गया। स्विमिंग पूल में किसी कॉइन को नीचे ड्रॉप कर दे तो भी वो नीचे ही जाकर गिरेगा, ऊपर नहीं उड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। वो कॉइन को आप चाहे छत से नीचे गिरा दो तब भी ज़मीन पर गिरेगा, और चाहे स्विमिंग पूल में पानी है अब मीडियम, आप उसमें नीचे गिरा दो तब भी वो नीचे गिरेगा। लेकिन जो ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। थर्ड देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए और आपकी 5 जो हैं वो सिमिलैरिटीज़ हो गई। तो कंपैरिजन के लिए अगर आता है तो ये आपको दोनों चीज़ें करके दिखाना है। अच्छा, इसके बाद है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये अगली क्लास में कराता हूँ, ठीक है ना। आज आप इतना कर लीजिए, चाहो तो इसको पढ़ देना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ इतना है, ये कहता है कि अगर, तो एक्चुअली उस पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये चार्ज, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है और 50 चार्जेस और रखे हुए हैं, तो आप क्या करोगे, इस चार्ज पर उन 50 चार्जेस की वजह से अलग अलग फोर्सेस निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे, नेट फोर्स तब निकलेगी। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये होता है बस, ठीक है। तो इसका एक डेरिवेशन है और वेक्टोरिकली कैसे करा गया है बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास से पहले भेज दूंगा आपको आगे के भी नोट्स। और चैप्टर खत्म होते ही पूरे की हार्ड कॉपी मैं आपको दे दूंगा इसकी।